स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। बहुत दिन से हमारा कोई भी वीडियो नहीं बन रहा था, तो फिर से हम वापस आ गए हैं आपके लिए। आपकी क्लास लगातार चलेगी। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसी की वजह से हमारा वीडियो नहीं बन रहा था। चलिए फिर से हम आप लोग के लिए हर दिन हर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तो जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखना है और उसे सत्यापित भी करना है। आप लोग जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय होता क्या है। जैसे कार्य ऊर्जा प्रमेय हम लोग कह सकते हैं ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय जो हमारा होता है वो W इज इक्वल टू लाना है ke2 माइनस ke1 ke2 माइनस ke1 लाना क्या है, ke2 माइनस ke1। तो देखिए क्या होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको प्रूफ करके लाना है। सबसे पहले जब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य से मान सकते हैं यहाँ पर जो वस्तु है, कोई भी वस्तु ऐसे ले लेंगे, जो भी वस्तु है उससे जो कार्य होगा वो तो W प्राप्त होगा। आपको पता है जो भी कार्य होता है वो W के सेंस में हम लोग लेकर चलते हैं। तो बोल सकते हैं यहाँ पर किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य उसके गतिज ऊर्जा के अंतरफल के बराबर होता है। किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसके द्वारा जो कार्य होगा क्या होगा, कार्य होगा। इसके द्वारा जो कार्य होगा इसका जो मान होगा इसके गतिज ऊर्जा कहने का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के अंतरफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंतरफल के बराबर होता है। क्या होता है, अंतरफल के बराबर होता है। आपके सामने हम लिख देंगे, आप उसे नोट भी कर लीजिए। देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय का। क्या पढ़ना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए ध्यान से क्या पढ़ना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसे प्रूफ करके लाना भी है, या बोल सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको कहेगा कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखें और उसे सत्यापित करें। तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका वो अभी आपको बताया है। W इज इक्वल टू होगा ke1 माइनस ke1 माइनस ke2, यानी कि पहला ke2 माइनस ke1, यानी कहने का मतलब है जब किसी वस्तु को हम गतिशील करवाएंगे तो उसका अंतिम वेग, उसका अंतिम गतिज ऊर्जा और उसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बीच का जो हमारा अंतर होगा वही क्या होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रूफ करके हमें यही लाना है, यही वाले लाना है, प्रूफ करके इसको लाना है। चलो ध्यान देना, लिखते हैं किसी वस्तु के द्वारा किया गया। तो सत्यापित क्या करना, हमें सत्यापित करना है W बराबर ke2 माइनस ke1। एकदम सिंपल फॉर्म से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन होगा किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उसमें उत्पन्न गतिज ऊर्जा के अंतरफल के बराबर होता है। किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा के अंतरफल के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले कार्य जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, ऊर्जा नहीं निकलेगा। कार्य जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, ऊर्जा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले कार्य करवाना है, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। एक मिनट, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल और गुणा विस्थापन F इंटू एस। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बार बार यूज होता है आपके स्टडी लाइन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, अब ध्यान देने वाली बात है, जब आप किसी के द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन करेंगे तो उसके द्वारा दूरी में परिवर्तन होगा। यहाँ जो है मान लेते हैं, यहाँ जो कार्य हो रहा है वो दूरी के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, दूरी के सापेक्ष। जब दूरी के सापेक्ष हो रहा है तो कार्य, तो मान लेते हैं दूरी को हम लोग ज्यादा तय करना है तो कार्य के मान में वृद्धि करना पड़ेगा। यानी जब हमारा ये डिस्प्लेसमेंट या बोल सकते हैं विस्थापन में हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट आएगा, तो कार्य में भी डिफरेंट करना पड़ेगा ना। तो आप यहां से लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्म लेकर चल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, dW is equal to F into ds। अब देखिए एक और फॉर्मूला आप लोग जानिए, एक और फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है m into a। F बराबर क्या होता है, m into a। तो देखिए F बराबर जब m into a आपको जो नजर आ रहा है इस वाले फॉर्म में पुट कर देंगे। तो dW is equal to F का वैल्यू लिख देंगे m into a, I into में लिखना है हमारा ds।
एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं वो ध्यान दीजिएगा। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो ये इस प्रकार है कि a इज इक्वल टू होता है dv बटा dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, सॉरी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो a की जगह पर हम लोग dv बटा dt लिख सकते हैं। तो dw इज इक्वल टू आ गया हमारा, क्या आ गया, m इंटू dv और बटा में dt और इंटू में क्या आ गया, ds। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, dv बटा dt इंटू में क्या आ गया, ds। अब देखिए क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में ये ds जो है सारे के सारे फॉर्म के साथ में मल्टीप्लाई में, तो जब सारे के सारे मल्टीप्लाई में है तो आप इसे इधर रख सकते हैं, चाहे आप इसको इधर रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लेते हैं आप गुना करिए 2 गुना 4 गुना 6, तो 6 चौके 24, 24 गुना कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। अब 6 को यहां हटा करके यहां भी लिखिएगा तो भी गुना करने के बाद आपका 48 ही आएगा। तो गुना के फॉर्म में आप किधर भी रख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू m हो जाएगा इंटू में ds और बटा में dt और इंटू में क्या हो जाएगा dv। ठीक है, अब क्या कर दिया हम लोग, सिर्फ इसको यहां उठाकर रख दिया और इसको उठाकर यहां रख दिए। भैया 10 बार बोले हैं आपको, बहुत बार बता चुके हैं आपको कि आप फॉर्मूला को 10 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू चेंज यहां पर नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। आगे से हो जाएगा हमारा dw इज इक्वल टू m आ गया हमारा ds बटा dt, चूंकि एक बात और भी जानते हैं, ds और बटा dt इज इक्वल टू v, विस्थापन बटा समय इज इक्वल टू b, विस्थापन बटा समय इज इक्वल टू b। अब बताइए ये ds बटा dt, उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा गुणा में और dv है, dv लिख दिए। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन को हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे dw, यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा वो कार्य के सापेक्ष होगा। अब देखिए कार्य हम लोग कभी भी स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। जीरो से आप ले जाकर कहां तक चल जा सकते हैं, जितना आपका कार्य हो। तो यहाँ जो कार्य हो वो 10 जूल 5 जूल 6 जूल नहीं बताया गया है, यहाँ जो कार्य हुआ है वो W के सेंस में आया है। तो जो हमारा कार्य होगा वो जीरो से स्टार्ट होकर लास्ट कहां तक जाएगा, W तक जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे वो डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। कौन सा इंटीग्रेशन करना है, डिफिनिट। अब देखिए dw इज इक्वल टू, अब यहां लिखना है क्या, m। अब हमारा देखिए कितने किसके साथ d लगा हुआ है, तो d लगा हुआ है v के साथ। डिफर किसके साथ, डिफरेंशिएशन किसके साथ लगा है, v के साथ। तो v के जितने सारे टर्म है, जितने सारे फॉर्म है, सारे को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए m को हम लोग बाहर कर दिए, बचा क्या, v और बचा d और फिर बचा v। अब देखिए यहां पर जो क्या है, यहां पर जो आपका स्टेटमेंट लिखवाया जाएगा वो 2 गतिज ऊर्जा के अंतरफल के बराबर है। कितने गतिज ऊर्जा के अंतरफल के बराबर है, 2। कितने गतिज ऊर्जा, 2 गतिज ऊर्जा के अंतरफल के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जब 2 प्रकार का गतिज ऊर्जा हुआ होगा तो एक हमारा जो गतिज ऊर्जा हुआ वो u से प्राप्त हुआ होगा, एक हमारा जो गतिज ऊर्जा हुआ होगा v से प्राप्त हुआ होगा। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु जब गति करना स्टार्ट किया होगा, उसके बाद जब गति में अंत किया होगा, यही ना है सेंस हमारा या कंडीशन हमारा, यही ना आ सकता है। कोई भी वस्तु स्टार्ट किया होगा तब गतिज ऊर्जा, और कोई वही वस्तु अंत किया होगा तब गतिज ऊर्जा, यानी 2 कंडीशन में आ सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ जो वेग होगा वो u से बढ़कर कितना तक जाएगा, v तक जाएगा। यहाँ जो वेग होगा वो u से बढ़कर कहां तक जाएगा, v तक जाएगा। अब इसी हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करेंगे। अब कुछ बड़ी बात नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट में से हम लोग लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। अपर लिमिट में से हम लोग लोअर लिमिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करने से क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा, m। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला क्या है वो ध्यान दीजिए। यहां से फॉर्मूला इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है x dx, इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। अब देखिए क्या करना है, v dv लिखा हुआ है, तो आप इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं, v स्क्वायर और बटा में कितना 2। लिमिट है तो लिमिट लगाइएगा, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट कितना है v, यानी प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग कितना v। अब ध्यान देना है कोई वस्तु u वेग से प्राप्त होता है तभी v वेग को प्राप्त करता है, सॉरी u वेग से स्टार्ट होता है तो v वेग को प्राप्त करता है। तो देखिए यहां पर जो घटाएंगे वो अपर में से लोअर को घटाएंगे,
तो अपर हमारा 0 है। जिस फॉर्म में अंदर वाला टर्म रहे, बार बार बताया गया, जिस फॉर्म में अंदर वाला टर्म रहे बस उसी फॉर्म में इसे हम लोग घटाएंगे। वो कौन सा टर्म है उससे हम लोग नहीं देखेंगे। ये सिंपल टर्म है इसीलिए सिंपल में से घटा देते हैं, बराबर m। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में है तो वी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में तो इसे भी घटाएंगे यू स्क्वायर, और पूरा का बटा कितना लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। पूरा का बटा कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। बस आगे देखिए थोड़ा, बस अब हमारा हो ही गया। फॉर्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो फिर पीछे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो W है आपका, वो W जब W में से 0 घटाएंगे तो हमारा W प्राप्त होगा, इज इक्वल टू m है, m लिखेंगे। देखिए m को v से गुणा कर देते हैं v स्क्वायर, फिर देखिए माइनस है, m को u से गुणा कर देते हो m u स्क्वायर, और पूरा का बटा कितना, 2। पूरा का बटा कहने का मतलब इसका ही बटा 2 और इसका ही बटा 2, तो W बराबर जो हमारा फॉर्मूला आएगा m v स्क्वायर बटा 2 और माइनस m u स्क्वायर बटा 2। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। कोई दिक्कत, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब देखिए ये जो v को हम लोग बोलते हैं v इज इक्वल टू अंतिम वेग, अंतिम वेग। u को बोलते हैं पहला वेग, प्रारंभिक वेग, पहला वेग। अब बताइए पहला वेग और अंतिम वेग, ये जो अंतिम वेग है तो हमारा दूसरा काइनेटिक एनर्जी होगा, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो ये भी हाफ mv स्क्वायर। देखिए कहने का मतलब है 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। दोनों फार्मूला एक ही है, बस एक में u लगा है एक में v लगा है, तो जो v लगा है वो लास्ट वाला होगा, दूसरा वाला होगा, जो u लगा है वो पहला वाला होगा। तो कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वाला जो है दूसरा, और ये माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पहला। ये हमारा प्रूफ होके आ गया या नहीं आ गया, साबित हो गया कि नहीं हो गया, बताइए कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमारा कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा फॉर्म है। इस फॉर्म में हम लोग क्या कर लेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ में आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है, mgh को सत्यापित करें, यानी mgh गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, आप इसे भी सत्यापित करना सीख लीजिए, ठीक है ना। बस इसे आप लोग बना लीजिए, पहले निकाल लीजिए, उसके बाद फिर से तो देखिए अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को सत्यापित करना है। तो कहने का मतलब है जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा आता है वो क्या आता है, देखिए mgh, इसे आपको प्रूफ करना है, mgh को प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब है कि यहां सबसे पहले कंसीडर करेंगे, देखिए गुरुत्वीय कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु जब गमन करेगा वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होंगे। हम लोग है क्या है, हम लोग क्या है, ऊपर से जो भी वस्तु, या हम लोग को कितना भी ऊंचाई से छोड़ा जाए पृथ्वी है पर आगे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। तो कोई भी ऐसा चीज है जो पृथ्वी पर आकर ही गिरता है वो आपका ये नहीं है कि हम लोग इसको यहां छोड़ दे ऊपर भाग गया, ऐसा तो नहीं है। आप कितना भी ऊंचाई पर जाकर फेंकिएगा किसी भी वस्तु को, उसको धरती पर आना है, लेकिन उसका भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब छोटका जी का जितना दूर तक पावर है, जितना दूर तक उसका पावर है उतना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्या है, जैसे देख लेते हैं, कोई अपने माँ बाप का बात नहीं मानता है, तो माँ बाप का बात नहीं मानता है कहां तक, जब तक उसका पावर काम करता है। कहने का मतलब है कि मम्मी पापा का जब तक पावर काम करेगा तब तक बच्चा उसके अंडर में है। जब तक उनका पावर काम करना बंद करता है, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे आपके देखिए मोहल्ले में देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा है, उसको बाबूजी बोल रहा है कि बहुआ उन्ने जो जन्ने बोल रहा है, जाने जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है ना, तो देखिएगा उसका बात मानना कम कर दिया है। तो कहने का मतलब है उसके ऊपर से उसका पावर कम जा रहा है। कहने का मतलब वो उतना पावर नहीं लगा पा रहा है जितना पावर पहले लगाता था। तो वही बात यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए जी का वैल्यू लाना है, यानी जी हमारा छोटका जी का वैल्यू जो होता है 9.8 होता है। आप 10 लेकर चल सकते हैं, जब आपका क्वेश्चन में दे देगा तब यूज करिएगा, 10 नहीं देगा तो यूज नहीं करना है 10। जब तक नहीं देगा 10 बनाने के लिए, यानी 10 लगाकर बनाने के लिए क्वेश्चन को, तब तक आप 10 नहीं लगाइए। अपने मन वाला काम नहीं करना है, आपको 9.8 पे ही सॉल्व करना है।
अगर आप 10 वाले पे सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि z इज इक्वल टू 10 यूज करना है, तो ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, z का भी एक सिस्टम है, z का भी एक कंडीशन है कि वो निश्चित दूरी तक ही किसी वस्तु को खींचता है। कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के जब तक अंदर रहेगा तभी वो वस्तु वापस पृथ्वी पर आएगा, अन्यथा यदि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाए तो पृथ्वी पर आने में मुश्किल है ना। तो कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, ऐसे देखिए एक बात और भी है, यदि किसी वस्तु को पलायन वेग प्राप्त कर दिया जाए, पलायन वेग प्राप्त करवा दिया जाए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से पृथ्वी से उसे छोड़ा जाए तो वो जी के से, यानी जी का जो हम जितना एरिया है जी का, उससे बाहर चला जाता है। ठीक है, अरे देखो सबका एक एरिया होता है, जैसे मान लेते हैं जी हम यहां पर लिख दिए, इसका इतना बड़ा सा एरिया है, ठीक है, इसके बाहर में एम है, इसका भी इतना बड़ा सा एरिया है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जी है तो इसका फोर्स बस इतना दूर तक काम करेगा। इससे आगे यदि जाएगा तो ये बोलेगा भैया तू इधर मत आओ, इधर इससे आगे यदि जाएगा तो बोलेगा भैया तुम इधर आ जाओ, अब तुम मेरे एरिया में आ गए, अब तेरा कोई नहीं बचा पाएगा, तुम मेरे पास रहेगा। अब मान लेते हैं कि इसके एरिया में है, तो कहने का मतलब है कि भाई इसके एरिया में है तो इसके खानदान का आदमी है तो भाई इधर रखेगा सबको। आज यदि मान लो यहां से बाहर चला गया, अपना मनमानी वाला काम करने लगा, तो भैया नुकसान है ना। तो नुकसान कैसे है, यानी घर का बात नहीं मानो, घर का बात नहीं मान करके आपको घर वाले बोल रहे हैं कि भैया यहाँ मतलब इधर रहो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, आप उनके बात को टेल टाल कर चले गए दूसरा काम करने, तो क्या होता है कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। तो ये भैया जी क्या बोलता है कि तुम यहीं रहो, जी बोलता है कि तुम यहीं रहो, तो क्या करता है हम लोग को खींचते रहता है, यानी बहुत बड़ा बल लगाता है और खींचते रहता है, यानी कि कहीं भी जाओगे तो उनको खींचते रहेगा पृथ्वी पे, तो ये पृथ्वी पर खींचते रहता है। तो ये जब तक बल लगाता है, जितना दूर तक इसका बल काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय बल लगाता है। तो गुरुत्वीय बल लगाता है ना, जिसके कारण अब कोई बाहर नहीं जाता है, इसके कारण इससे कोई बाहर नहीं जाता है, यानी हम लोग के पास उतना वेग नहीं है, हम लोग कितना स्पीड दौड़ेंगे, तो हम लोग के पास उतना वेग नहीं है कि हम इसको पार कर जाए। ठीक है, तो इसको पार करने के लिए हमको जो चाहिए उसको बोलते हैं पलायन वेग, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाना चाहिए। अब बताओ भैया स्पाइडरमैन थोड़ी है, स्पाइडरमैन थोड़ी कि हम ऐसे उड़ गए धाई से पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तो 11.2 किलोमीटर की वेग से फेंकेंगे किसी वस्तु को, प्रक्षेपित करेंगे, तब वह जी से बाहर जाएगा। तो जी से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकना पड़ेगा। अब उतना वेग लगाने के लिए भैया हम लोग को कायला फेंकेगा, उतना वेग से फेंकने के लिए किसी और चीज को फेंके, तो मान लेते हैं किसी रॉकेट को लॉन्च करेगा तो उतना वेग से फेंकेगा, तो उसको कोई काम नहीं आएगा। हम लोग को फेंकेगा तो हम लोग ऊपर जाके मर ही जाएंगे। इससे भी कुछ ऐसा चीज को फेंका जाए कि हमारा जो काम आ जाए। तो देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जनरली पढ़ना क्या है, यानी mgh को सत्यापित कैसे करेंगे वो ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक सतह लेंगे। यहां पर स्टेटमेंट आपका लिखा जाएगा ऐसे कुछ इस प्रकार से, माना कि किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह ए से, माना कि किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह कहां से, ए से, यहां पर यह सतह का मान कितना दे दिया है, ए से। माना कि किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह ए से एच ऊंचाई तक, कितने ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक, कितने ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक। अब भैया एच ऊंचाई तक उसको फेंकेगा, एच ऊंचाई तक ले गया, ले जाने के बाद कहां पहुंचा, बिंदु बी पर पहुंचा। कहां पहुंचा, अरे भैया हम लोग मान लेते हैं एच ऊंचाई तक ले जाने नहीं है, छतवे पर लेके चल जाते हैं, नीचे से उठा के छत पर लेके चले गए, पृथ्वी के सतह से उठाए छत पर लेके चलेंगे, 2 महला 3 महला 4 महला जितना पर ले जाना है, ठीक है, तो लेकर चले गए। उसका हम लोग ऊंचाई कंसीडर कर लिए एच, क्या मान लिए, ऊंचाई एच मान लिए। अब बताओ कि ऊपर से फेंकेंगे तो क्या उड़िया जाएगा जन्नत में, वो तो पृथ्वी पर आवे करेगा। तो जब पृथ्वी पर आएगा तो क्या तय करेगा, दूरी तय करेगा, यानी भारी वस्तु है एकदम भारी। अब मान लेते उसको ऊपर से यहां से गिरा दिए, इन्हें से ले गए हैं, अब हमको एजे गिराना है, तो या तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिरेगा, थोड़ा थोड़ा गिरेगा ना इधर उधर, यहां से फेंकेंगे तो इन्हें से फेंकेगा, इसी से कैसे नाचते नाचते आएगा तो यहां गिरेगा, अरे तो फिर यहां गिरेगा, ज्यादा दूरी तो इधर तय नहीं करेगा, यानी वर्टिकल तय करेगा या हॉरिजॉन्टल तय करेगा यहां से। तो यहां से देख लेगा कि हॉरिजॉन्टल तो ज्यादा तय नहीं करेगा, जो भी तय करेगा वो वर्टिकल तय करेगा, यानी कहने का मतलब ये क्षैतिज रूप नहीं तय करेगा ज्यादा, जो भी तय करेगा वो ऊर्ध्वाधर में तय करेगा। अब बताओ कि ऐसे रहता है तो हम लोग दूरी बोलते हैं, और ऐसे रहता है तो क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। यानी ऐसे जब रहता है तो क्या बोलते हैं, रे दूरी बोलते हैं, और ऐसे रहता है तो क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो जब ऐसे ऊंचाई बोलते हैं तो ये भी तो एक दूरी ने तय किया किसी वस्तु से, ये भी क्या किया, किसी वस्तु के द्वारा दूरी तो तय करल है। तो जब दूरी तय किया है तो हम लोग एच को एच के बराबर ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत,
को एस को किसके बराबर लिख सकते हैं, एच के बराबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे दूरी तय करेंगे तो एस और ऐसे दूरी तय करेंगे तो एच, तो दोनों तो दूरी है ना किसी वस्तु के द्वारा, तो दोनों जब दूरी है किसी वस्तु के द्वारा तो एस बराबर क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। जब एस बराबर एच लिख सकते हैं तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि एस बराबर एच लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या आता है दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है, अब ऐसे देखो, ऐसे तय करेगा, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे 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 जा रहा था, ठीक है। जब सरल रेखा में कोई वस्तु गति करता है, सरल रेखा में ऐसे 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 चल गया, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जब सरल रेखा में गमन करता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। कैसे, क्या बोलते हैं, त्वरण, त्वरण। जब सरल रेखा में गमन करता है तो जो त्वरण से गमन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए से सूचित करते हैं, ए द्वारा पर नंबर दिया जाता है। कहते हैं कि भैया उस सरल रेखा में गमन कर रहा है, उसका त्वरण हम लोग ए से डिनोट करेंगे। अब बताओ कि ऊपरे से फेंकेंगे तो नीचे आएगा, ऊपरे से फेंकेंगे तो कहां आएगा, नीचे आएगा। अब जब नीचे आता है ना तो उसके केकर कारण आता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण आता है। केकर कारण आता है, गुरुत्वीय त्वरण के। अब गुरुत्वीय त्वरण के केकरा सूचित करते हैं, जी से, छोटका जी से। केकरा से, छोटका की छोटकी बोलेगा तुम लोग समझो, छोटकी जी से सूचित करते हैं, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण को छोटकी जी से। आप बताओ कि जब गुरुत्वीय त्वरण को छोटकी जी से सूचित करते हैं और यहां पर हम लोग जब सरल रेखा में गमन किए तो त्वरण को ए से सूचित करते हैं, तो बताओ यहां पर सरल रेखा में गमन ना नहीं हुआ, यहां पर सरल रेखा में गमन तो ना है। ये जो गमन कर रहा है वो क्या है, लंबवत है, या बोल सकते हैं खड़ी रूप है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गमन कर रहा है। जब ऊर्ध्वाधर दिशा में गमन करता है ना तो हम लोग त्वरण को किससे सूचित करते हैं, जी से। तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं, जी। कोई दिक्कत है यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, हम लोग इतना देर समझे हैं क्या चीज को, वो ध्यान दीजिएगा। क्यों ए बराबर जी समझे हैं, एस बराबर एच समझे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं कि ए जो होता है वो जी के बराबर होता है। चलो एफ बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सॉरी एफ बराबर ना लेके चलेंगे, कुछ और लेके चलेंगे क्या, डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला जानते हैं, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस। जो भी फॉर्मूला आता है ना वो डब्ल्यू ए बराबर आता है, डब्ल्यू ए बराबर स्थिति करना है एम जी एच, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। अब कार्बन आगे चल उधर करवाना, वो ऐसे नहीं वाला करवाना, कार्य वर्क, ठीक है ना, ज्यादा मत सोचने लगना, कार्य, तो कार्य ही ना आगे चल ऊर्जा में बदलता है। तो देखो डब्ल्यू ए बराबर आएगा, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस लिख दिया, कोई दिक्कत है, चलो तो एफ इंटू एस लिख दिया। तो डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर एफ का भी फॉर्मूला बताए थे ना, बताए थे, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। तो देखो एम इंटू ए लिख देंगे, एम इंटू ए, तो एम इंटू ए, एफ का मतलब ना लिखे, आई इंटू क्या लिख देंगे, एस। अब बताओ द्रव्यमानवा मान लेते हैं कि ये यहाँ पर हम लोग हैं पृथ्वी पे, यहाँ पर 2 kg है, मान लेते दिल्ली में 2 kg था तो पाकिस्तान में जाएंगे तो 4 kg हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मान लेंगे दिल्ली में 2 kg था, कलकत्ता में जाएंगे तो 5 kg हो जाएगा, कि जितना है उतना नहीं रहेगा। तो देखो एम है वो एम है, ए कितने के बराबर हम लोग लिख दिए, जी के बराबर, आई एस के बराबर लिख दे बउआ, एच के बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं ना कि डब्ल्यू बराबर एम जी एच हो सकता है या नहीं हो सकता। अब प्रूफ क्या करेला था हमरा, एम जी एच प्रूफ कर लेता। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच होता है यदि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कराएंगे तब। यदि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कराते हैं तो उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बताया था ना, नहीं बताते हैं, मान लो बताया था, क्या दिक्कत है। तो किसी वस्तु को जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कराएंगे ना तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, और उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो W बराबर फॉर्मूला लिख दिए F इंटू एस, ज्यादा बांध छन मारेला है ना तो आप मान लेना कि इसको समीकरण फर्स्ट, समीकरण कितना फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखना ये फॉर्मूला लिखना, एक बगलवा में इसे फॉर्मूला लिखना कि F बराबर होता है m इंटू ए। तो फिर लिखना समीकरण 1 में F का मान देने पर तो देगा तो यही वाला ना आएगा। अब फिर लिखना कि m जो होता है, सॉरी g जो होता है 1 के बराबर होता है और h जो होता है s के बराबर होता है। तो जहां जहां a है वहां g रख देंगे और जहां s है वहां h रख देंगे, बस हमारा काम तो हो जाएगा। बस इतने समझना था, mgh का वैल्यू ऐसे ही निकाल लें, कोई दिक्कत है। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट और नए मस्ती के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।